हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक तो लीनियर मोमेंटम के बारे में, फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में, दोनों एक तरीके से कैसे रिलेटेड है, और फिर हम बात करेंगे चेंज, परसेंटेज चेंज और फ्रिक्शनल चेंज के बारे में कि इनको आपस में कैसे रिलेट करते हैं, इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज में लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में, किसके बारे में स्टार्ट करते हैं? लीनियर मोमेंटम के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं कहता हूं कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी पार्टिकल है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है, अगर वो चल रहा है, अगर वो क्या कर रहा है? चल रहा है। तो चल रहा होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी? स्पीड होगी, या कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी। तो मैं कहूंगा मेरा ये पार्टिकल है एम, उसका क्या है? मास है। अगर चलेगा तो किसी डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो मैंने कहा ये इसकी क्या है? इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो मोमेंटम कैरी करता है। क्या कहते हैं हम? कोई पार्टिकल चलता है तो वो मोमेंटम कैरी करता है, और उस मोमेंटम की वैल्यू को डिफाइन करते हैं हम कैसे? कि इस पार्टिकल के अगर हम मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पार्टिकल के मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी, इसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? मोमेंटम है। तो क्या ध्यान रखेंगे अब से कि अगर कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट चलेगा तो वो अपने साथ क्या कैरी करेगा? मोमेंटम कैरी करेगा। और उस मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? उस पार्टिकल के मास को उसकी वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? उस पार्टिकल का या उस ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा। तो हमने कहा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मोमेंटम बेसिकली क्या है? मास और वेलोसिटी दोनों का क्या है? प्रोडक्ट है। अब देखो हमने कहा वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो जो मास होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर है, मास हमेशा पॉजिटिव नंबर है। तो मतलब मोमेंटम की जो डायरेक्शन आएगी वो किसके अलोंग आ जाएगी? वेलोसिटी के अलोंग आ जाएगी। यानी मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस मोमेंटम की जो डायरेक्शन है, मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होती है? वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होती है। तो क्या कहोगे आप? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी इसकी जो डायरेक्शन है किसी इंस्टेंट पे, उस टाइम जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जैसे मैंने कहा मेरा पार्टिकल इधर जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी राइट साइड है, तो इस टाइम पे इसका मोमेंटम भी किस साइड होगा? राइट साइड होगा। अगर मैं कहूं पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी अगर ऊपर है तो इस इंस्टेंट पे मोमेंटम की डायरेक्शन भी किधर होगी? ऊपर की ओर। यानी किसी इंस्टेंट पे मोमेंटम की डायरेक्शन वही आएगी जो उस इंस्टेंट पे किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब हम क्या कहते हैं यहां से कि द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, जो हमने डिस्कस किया। अब देखो मोमेंटम है, इसके अगर आप एसआई यूनिट की बात करोगे तो देखो मास और वेलोसिटी का मल्टीपल है, तो मास का एसआई यूनिट क्या बनेगा? केजी। और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या कहेंगे यहां से कि जो एसआई यूनिट है वो आपका क्या बन जाएगा? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से। हमने कहा देखो ये मास है, मास को रिप्रेजेंट करोगे किससे? एम से। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करोगे एल बाई टी से। तो क्या बन जाएगा आपके पास? m1 l1 और t माइनस 1। ये आपके पास क्या बन जाएगा? मोमेंटम की डायमेंशन बन जाएगी, या मोमेंटम का क्या बन जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने कहा कि किसी पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में हमने कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी। अब देखो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि एक पार्टिकल, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ब्लॉक है। क्या? एक ब्लॉक, एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या कर रहा है? इसका मास कितना दे रखा है? 2 kg, 2 kg दे रखा है। मूविंग विथ वेलोसिटी ये, फाइंड द मोमेंटम ऑफ ब्लॉक। देखो ब्लॉक का मास दे रखा है,
वेलोसिटी दे रखी है। अगर मोमेंटम पूछा है तो मैंने कहा मोमेंटम सीधा लिख दूंगा P इज इक्वल टू m इंटू v, ये रहता है। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर सिर्फ वैल्यू की बात करता तो मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता। तो मैंने कहा यहां पे मैं मोमेंटम लिखता हूं तो मेरा मोमेंटम बन जाएगा, देखो कितना पे, यहां पे P इज इक्वल टू मास 2 kg, ऐसा ही में ही है। और वेलोसिटी ये दे रखी है, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, तो 2ik प्लस 3jk प्लस kk। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। यूनिट लगाऊंगा तो केजी मीटर पर सेकेंड, क्या बन जाएगी यूनिट, केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूं, मैग्नीट्यूड ले सकता हूं, जो भी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है वो कर सकता हूं। अब तक तो देखिए हमने एक पार्टिकल के बारे में बात की थी। अब हमने कहा अगर मान लो अपने पास बहुत सारे पार्टिकल है, क्या है, बहुत सारे पार्टिकल है, तो ऐसे समझो कि ये मेरा एक सिस्टम है, ये मेरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर मेरे पास क्या है, बहुत सारे पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मैं पूरे पूरे सिस्टम की बात करता हूं तो मैं कहूंगा एक पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है, एक पार्टिकल है, मान लो इसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m2 है, ये इधर जा रहा है, तीसरा पार्टिकल होगा, ये इधर जा रहा होगा वेलोसिटी v3 से, इसका मास मैंने कह दिया m3। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है जो रेंडमली क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब मुझे इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम बताना है, अगर इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम बताना है तो मैं क्या करूंगा, हर पार्टिकल का मोमेंटम लिखूंगा। इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम लिखना आता है मुझे। अब देखो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर दो क्वांटिटी एक साथ आ रही है इसकी, तो मुझे इसका जब एडिशन करना होगा तो मैं बोलूंगा कौन सा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। यानी अगर मुझे पूरे सिस्टम का एक साथ मोमेंटम लिखना है, मुझे पूरे सिस्टम का एक साथ मोमेंटम लिखना है, तो मैं पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा m1 v1, फिर दूसरे वाले का लिखूंगा m2 v2, फिर तीसरे वाले का लिखूंगा m3 v3। इस तरीके से मैं सारे पार्टिकल का मोमेंटम लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में उनको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मतलब पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम लिखा वेक्टर फॉर्म में, फिर दूसरे का लिखा, फिर तीसरे का लिखा। इस तरीके से मैं क्या करता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए इन सारे मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे पूरे इस सिस्टम का मोमेंटम मिल जाएगा। यानी मुझे ये क्लियर हुआ कि पार्टिकल अगर या ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा आ जाए और मुझे टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अप्रोच कौन सी होनी है, वेक्टर की अप्रोच मुझे रखनी है। तो सबका वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए सबको क्या कर दूंगा, वेक्टर फॉर्म में मैं ऐड कर दूंगा। तो ये हमने बात की थी मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो मोमेंटम के बारे में कुछ आइडिया लगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। हमने कहा कि अगर मान लो कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं क्या है, ये कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसका मास क्या है, m, इसका मास कितना है, m है, और चल रहा है ये वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी v है तो इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा स्पीड। हमने कहा वेलोसिटी इसकी v है, तो जो इसकी स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो बन जाती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा ये लिख दिया v, इसकी स्पीड लिख दी मैंने, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। और इसका जो मास है, ये मास मैंने कहा कितना, m, ये मास m है। तो जैसे पार्टिकल जब चलता है तो अपने साथ मोमेंटम कैरी करता है, सेम उसी तरीके से जब पार्टिकल चलता है तो अपने साथ काइनेटिक एनर्जी भी कैरी करेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टिकल चलेगा, जब भी पार्टिकल चलेगा अपने साथ क्या कैरी करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कैरी करेगा। और इस काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो हम कहते हैं इस काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। यानी कि अगर पार्टिकल चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो
उस पार्टिकल के पास या ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम भी है और उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। अगर वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम भी जीरो है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो हम हमेशा क्या कहेंगे कि जब पार्टिकल चल रहा होगा तो अगर उसकी स्पीड v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड की जाएगी कैसे, हाफ mv स्क्वायर से। कैसे डिफाइंड की जाएगी, हाफ mv स्क्वायर से डिफाइंड की जाएगी। दूसरा देखो यहां पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा ध्यान रखना, या मास पॉजिटिव और स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम बोलेंगे कि अगर पार्टिकल चल रहा है, अगर रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, तो चलते हुए पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। चलते हुए पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरा देखो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। एक पार्टिकल चल रहा है तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, हम इससे बात करते हैं तो हम कहते हैं ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तुम कहेंगे यहां पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। कैसी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी है, तुमने कहा यहां से इसका अगर यूनिट लिखा जाए तुम बोलते हैं इसका जो SI यूनिट है, इसका जो SI यूनिट है बच्चों ये होता है आप इसका जूल। काइनेटिक एनर्जी का या एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं, क्या लिखता हूं, इसकी डायमेंशन लिखता हूं, तो मैं कहूंगा इसकी डायमेंशन से देखो, मैंने कहा मास की डायमेंशन क्या है m और v स्पीड है ना, स्पीड को हम लिखते हैं L/T, तो L स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। ये बना तो क्या बना अपने पास m1। L पे पावर देखो कितनी आई है, L की डायमेंशन आई है 2 और T ऊपर जाएगा तो डायमेंशन कितनी बन जाएगी, -2। तो मैं कह दूंगा यहां से इसकी डायमेंशन बनी है m1 L2 और T-2। तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में डाटा मिला। अब देखो अगर मान लो एक पार्टिकल की बजाय पार्टिकल बहुत सारे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, क्या कहा मैंने, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल सिस्टम के लिए। ठीक है, मैं कहूंगा यहां पे देखो ये एक सिस्टम है जिसमें मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैंने कहा यहां पे देखो ऐसे समझो इसको कि एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, वो चल रहा है v1 से। दूसरा इधर चल रहा है, मान लो मास m2 है, कितने से चल रहा है, v2 से। इसी तरीके से एक तीसरा पार्टिकल है जो इधर चल रहा है, मास m3 है, कितने से चल रहा है, v3 से। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिशन करते हैं। तो अगर मुझे इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, मुझे इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो मैं हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, फिर दूसरे की लिखूंगा हाफ m2 v2 का स्क्वायर। इस तरीके से हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखते हुए मैं सबको डायरेक्ट क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास पूरे सिस्टम की क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या है, चलते हुए पार्टिकल के लिए पॉजिटिव है। तो हम ऐड करेंगे तो नंबर हमेशा बढ़ना ही है, कभी डिक्रीज नहीं होना है। अब देखो इसके बाद में आगे देखो हम बात करते हैं क्या, कि हमने कहा चलते हुए पार्टिकल के लिए, चलते हुए पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ में मोमेंटम भी है। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, चलते हुए पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या। तो इन दोनों में रिलेशन डेराइव करने की अपन कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ
मोमेंटम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन डेराइव करते हैं। ठीक है, और पहली बात तो ये फॉर ए सिंगल बॉडी या सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं फॉर सिंगल पार्टिकल और बॉडी, यानी एक सिंगल पार्टिकल या बॉडी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सिस्टम की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे देखो, इसको ऐसे समझो कि ऐसे समझो, मान लो ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा इस पार्टिकल चल रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास कितना है, m है। तो मैं कहूंगा इसका मोमेंटम मुझे लिखना है, तो मैं कहूंगा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बनेगा m इंटू v, ये बनेगा, सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। और इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा यहां से हाफ m v स्क्वायर, ये मेरे पास बनी है इक्वेशन नंबर 2, ये काइनेटिक एनर्जी लिख दी। अब देखो यहां पे कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है, ठीक है, वो तो फिक्स है। मैं क्या चाहता हूं कि मेरे पास रिलेशन बने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, लेकिन वेलोसिटी उसके अंदर ना रहे। ठीक है, वेलोसिटी उसके अंदर ना रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट है, इसका क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। तो देखो स्क्वायर करने से मुझे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। और फिर मैं क्या करूंगा, यहां पे थर्ड में सेकंड का या सेकंड में थर्ड का डिवाइड कर दूंगा। अब मैं कहूंगा जो सेकंड इक्वेशन है इसको डिवाइड कर दो थर्ड इक्वेशन से। चलो देखो, सेकंड को थर्ड से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड तो काइनेटिक एनर्जी है और अपॉन में क्या है, पी स्क्वायर। अब देखो इधर देखो, यहां से आपके पास ऊपर बना है 1/1/2 एम वी स्क्वायर, और यहां से क्या बना है, एम स्क्वायर और वी का स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक m से एक m कैंसिल आउट और v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट। तो मैंने कहा यहां पे अगर मैं देखूं तो इस p स्क्वायर को इधर ले आऊं तो मेरे पास ये रिलेशन बना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। क्या बना, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये मेरे पास रिलेशन बना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। या मैं ऐसे कहूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं, तो मैं p को एक साइड रखूं तो p इज इक्वल टू √ ट्वाइस ऑफ m काइनेटिक एनर्जी। या इस रिलेशन को मैं ऐसे रख सकता हूं, दोनों में से किसी भी एक तरीके से मैं याद रख लेता हूं कि मेरे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर क्या रिलेशन होता है। या तो अपन बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। क्या बोलेंगे, पी स्क्वायर बाय 2m। या बोलेंगे कि P मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m के ई। तो ये मेरे पास बना काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद देखो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। ठीक है, हमने कहा यहां पे कि देखो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। तुमने कहा देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं दो पार्टिकल लेके एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट है क्या, कि इफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। एक सिस्टम, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, ये सिस्टम की बात हो रही है। एक मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज 0, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में और मे नॉट बी 0। अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो भी सकती है और नहीं भी। इसको ऐसे समझो, देखो मेरा मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा दो सेम मास एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो बताओ जितना मोमेंटम इसका इधर पॉजिटिव होगा
उतना ही मोमेंटम इसका इधर नेगेटिव, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एक साइड पॉजिटिव मानूंगा तो दूसरा नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो इसका इधर जितना पॉजिटिव है उतना इसका इधर नेगेटिव है, तो टोटल मोमेंटम मेरा जो बनेगा सिस्टम का वो मेरा क्या बन जाएगा, यहां से 0 बन जाएगा। तो मेरे का सिस्टम का मोमेंटम कितना है, 0। अब काइनेटिक एनर्जी तो कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो मैं कहूंगा दोनों की काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मेरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ये आई, मेरे पास कितना आई, नॉन जीरो। तो मैंने कहा सिस्टम का मोमेंटम 0 बट काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो। लेकिन अगर मेरे पूरे सिस्टम के अंदर सारे पार्टिकल रुके हुए हैं, सारे पार्टिकल सिस्टम के क्या है, रुके हुए हैं। जैसे देखो ये 2 पार्टिकल है, दोनों क्या रेस्ट में है। अब बताओ दोनों रेस्ट में है, ठीक है, मोमेंटम क्या है, 0 और काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0। तो अगर सिस्टम के लिए अगर अपन कहे कि मोमेंटम 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर सिस्टम का मोमेंटम 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम कहेंगे कि पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि अगर सारे के सारे पार्टिकल रुके हुए हैं, सारे के सारे पार्टिकल रुके हुए हैं, तब तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगी, 0। बट हो सकता है कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन सबका नेट चल रहे होंगे लेकिन उनका नेट मोमेंटम कितना आ गया हो, 0, लेकिन चल रहे हैं तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, नॉन जीरो बन जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आई। ये हमने सिस्टम के लिए बात की। अगर यही बात एक सिंगल पार्टिकल के लिए होती, 4 सिंगल पार्टिकल के लिए यही क्वेश्चन बन जाता, मैंने कहा यही पॉइंट 4 सिंगल पार्टिकल की बात करें, 4 सिंगल पार्टिकल के लिए इसका आंसर क्या बनता, तो मैं कहूंगा यहां पे अगर सिंगल पार्टिकल है तो सिंगल पार्टिकल के लिए तो मोमेंटम मेरा होता है क्या, मैग्नीट्यूड वाइज mv, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। अगर मेरा p 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। इफ P is equal to 0 then काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0। यानी अगर मेरा लीनियर मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, लीनियर मोमेंटम नॉन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। अगर एक सिंगल पार्टिकल की अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं और सिस्टम के लिए बात करते हैं तो हम इसको इस तरीके से टेकल करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बच्चों देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आसान सा मैथमेटिकल टर्म है लेकिन फिजिक्स के हर चैप्टर में हर जगह पे हर टॉपिक के अंदर इसका यूज आता है। देखो 3 वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, 3 वर्ड होते हैं। एक होता है चेंज, दूसरा होता है फ्रैक्शनल चेंज और तीसरा होता है परसेंटेज चेंज। पहला चेंज, दूसरा फ्रैक्शनल चेंज और तीसरा परसेंटेज चेंज। तो जब भी देखो आपको बोला जाए क्वेश्चन में, जब भी जहां भी रहे चेंज कितना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि आपके पास आज 100 रुपए हैं और कल आपके पास आपने जैसे भी आए खर्च किए, जैसे कुछ भी हुआ, आज 100 रुपए है, कल आपके पास हो गए 80 रुपए, तो मैं बोलूंगा कि चेंज बताओ कितना हुआ, तो आप बोलोगे चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या कहोगे, फाइनल आपके 80 हो गए हैं और पहले कितने थे 100, तो चेंज आपका बना 80 माइनस 100 मतलब -20। मैंने कहा आज तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, कल हो जाएंगे 120, बताओ चेंज। तो चेंज जब भी बोला जाए क्या बोलोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम बोलेंगे 120 माइनस 100 मतलब 20 का चेंज आया है। तो जब भी चेंज बोला जाता है तो चेंज को सिंपली रिलेट करना आपको क्या, कि चेंज है ये क्या है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। फिर आता है फ्रैक्शनल चेंज। क्या आता है, फ्रैक्शनल चेंज। और इस फ्रैक्शनल चेंज को शॉर्ट में जनरली अपन लिख देते हैं FC, फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है जो चेंज आया है उस चेंज में आप क्या करो, इनिशियल वैल्यू का डिवाइड कर दो। जो चेंज आया है उस चेंज में इनिशियल वैल्यू का डिवाइड कर दोगे तो उसको बोला जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोला जाएगा,
फ्रैक्शनल चेंज। और इस फ्रैक्शनल चेंज को आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज। और परसेंटेज चेंज को जनरली हम क्या करते हैं, P और C शॉर्ट में से लेके चल लेते हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन जाता है परसेंटेज चेंज। 3 आसान से पॉइंट, अब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फ्रैक्शनल चेंज मतलब चेंज अपॉन इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। और परसेंटेज में जाना है फ्रैक्शन से तो क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास दे रखा है, मान लो कितना है, 50 kg। कितना दे रखा है, 50 kg। अब इसका मास इंक्रीज होके कितना हो गया, 55 kg हो गया। कितना हो गया, 55 kg। ये इनिशियल वैल्यू है, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू, ये क्या है, फाइनल वैल्यू। तुम्हें बोला जाए बताओ चेंज कितना आएगा, तो मैं कहूंगा जब भी मुझे कोई बोलेगा चेंज कितना है तो मैं हमेशा क्या करूंगा, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास चेंज आ जाएगा। मास में चेंज कितना आया, 5 kg का। अगर मुझे कोई बोलेगा फ्रैक्शनल चेंज तो मैं बोलूंगा मेरे पास जो चेंज आया है उस चेंज में मैं क्या कर दूंगा, इनिशियल वैल्यू का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज यानी 1/10 मतलब 0.1 आ जाएगा। और कोई मुझे कहे बताओ परसेंटेज चेंज कितना आया, तो मैं बोलूंगा चेंज जो आया है उसमें आपने इनिशियल वैल्यू का डिवाइड किया या जो आपका फ्रैक्शनल चेंज आया है उसको आप 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं बोलूंगा परसेंटेज चेंज कितना आया, यहां से मेरे पास ये 10% का चेंज आया है। इस तरीके से मैं तीनों टर्म्स को क्या कर सकता हूं, यूज में ले सकता हूं। इसके बाद अब देखो अपने जो क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स के अंदर, वहां पर नॉर्मल देखो 2 तरीके से चीजें होती है, 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक जिनमें चेंज ऐसे होता है 1%, 2%, 3%, 4%, 5% मतलब स्मॉल चेंज, और एक होता है 20, 30, 50, 100, 200, 300 मतलब लार्ज चेंज। तो इन दोनों तरीके को अगर चेंज स्मॉल है या चेंज लार्ज है तो दोनों को टेकल करने का अलग अलग तरीका हम अपनाते हैं। क्या करते हैं, दोनों को टेकल करने का हम अलग अलग तरीका अपनाते हैं। हम क्या कहते हैं कि अगर आपका चेंज स्मॉल है तो जब भी चेंज स्मॉल होता है ना तो बच्चों चेंज स्मॉल चेंज के लिए हमेशा क्या एप्लीकेबल हो जाता है, कैलकुलस एप्लीकेबल हो जाता है। तो वहां से हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट तरीका बनाते हैं। क्या देखो, हमने कहा कि मान लो y और x 2 फिजिकल क्वांटिटी है, y और x क्या है, 2 फिजिकल क्वांटिटी है, और ये दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिलेटेड है किससे, y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, एक रिलेशन है, इससे रिलेटेड है। अब मैंने कहा इफ द चेंज इज स्मॉल देन वी कैन यूज कैलकुलस। अगर चेंज स्मॉल है तो मैं कैलकुलस को यूज में ले सकता हूं। और देखो कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, लेकिन जनरली ज्यादातर जगह क्या करते हैं, चेंज 5% या उससे कम है, चेंज 5 से कम है तो हम उसको स्मॉल चेंज मान लेते हैं। या फिर क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन दूर दूर है या पास पास है, उसके हिसाब से 5-6 जितने तक अपने को जाना होता है वहां तक हम चले जाते हैं। तो नॉर्मली 5-6% या 5% से कम के लिए अपन इस स्मॉल चेंज को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब देखो इसका तरीका क्या है, हम कहते हैं कि देखो अगर आप कैलकुलस लगाओगे तो मैंने कहा कि मेरे पास ये इक्वेशन है y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, तो मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो बन जाएगा y इक्वल टू k इंटू x टू द पावर n बन जाएगा। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मैं कहूंगा इसका डिफरेंशिएशन y का हो गया dy, इसका करूंगा तो k इंटू पावर मल्टीप्लाई x टू द पावर n माइनस 1 और साथ में क्या आ गया dx। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या नाम दे दी, यहां पर देखो वो फर्स्ट थी और उसको नाम दे दिया मैंने सेकंड। अब मैंने क्या किया, dy में y का डिवाइड किया, ठीक है, और इसके अंदर इस वाले इक्वेशन के अंदर मैंने क्या किया, दोनों साइड y का डिवाइड कर दिया। अब y का डिवाइड किया देखो तो इधर तो बना dy बाई y और यहां पर बना ये dx अपॉन y की वैल्यू यहां से मैंने उठा के रख दी k इंटू x टू द पावर n। इसको सोल्व करने पर मेरे पास बना dy बाई y, ये n और dx बाई x। अब देखो dy क्या है, चेंज,
अपॉन इनिशियल वैल्यू। dx क्या है, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो मैंने उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया डेल्टा में कि डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू n इंटू डेल्टा x अपॉन x। तो देखो क्या बना, फ्रैक्शनल चेंज इन y इज इक्वल टू पावर आ गई मल्टीप्लाई में, और ये बना फ्रैक्शनल चेंज इन x। तो मैंने कहा कि जब ऐसा रिलेशन हो, जब पावर लगी हो, फिजिकल क्वांटिटी पे क्या लगी हो, पावर लगी हो, तो सिंपल सा क्या होता है कि सिंपल सा अपने को तरीका याद रखना है क्या, कि जब भी मेरे पास ऐसा फॉर्मेट बनेगा y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n, क्या बनेगा, y प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर n बनेगा, तो मैं क्या कहूंगा कि इस क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज बोल सकते हो, परसेंटेज चेंज इन y, फ्रैक्शनल चेंज इन y। तो परसेंटेज चेंज इन y लिखूंगा तो इक्वल टू में क्या लगाऊंगा, पावर को ले आऊंगा मल्टीप्लाई में, पावर को कहां ले आऊंगा, मल्टीप्लाई में, और ये लिख दूंगा परसेंटेज चेंज इन x। यानी स्मॉल चेंज के केस में कुछ नहीं करना होता, एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज इज इक्वल टू पावर को मल्टीप्लाई में ले आओ, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज बन जाता है। तो ये शॉर्ट या ऐसे कहें सिंपल तरीका बन गया आपके लिए, कब, जब आपके पास क्वेश्चन के अंदर चेंज क्या दे रखा है, बहुत स्मॉल दे रखा है, क्या दे रखा है, बहुत स्मॉल दे रखा है। जैसे देखो अगर मान लो रिलेशन के अंदर एक से ज्यादा आ जाए क्वांटिटी, क्या आ जाए, एक से ज्यादा आ जाए, तो एक से ज्यादा आ जाए तो देखो क्या करोगे, हमने कहा चेंज इन, परसेंटेज चेंज या फ्रैक्शनल चेंज इन y लिखूंगा, तो देखो मैं लिखूंगा ये यहां पर क्या बनेगा आपके पास, देखो p एन आई पे पावर, तो p मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और परसेंटेज चेंज इन a लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, परसेंटेज चेंज इन a। इसी तरीके से मैं बोलूंगा यहां पर जो b है, यहां पर ये पावर क्यू लगी हुई है, क्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और साथ में लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन बी। और मेरा सी पे पावर आ रहा है पॉन में, ऊपर जाएगा तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में, तो यहां पर ये माइनस लगाऊंगा और लिख दूंगा परसेंटेज चेंज इन सी। अब यहां पर देखो एक पॉइंट है, कई बार इसको देखो कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि इसको एरर वाले तरीके से, कि एरर में भी हम क्या कहते हैं, चेंज बहुत स्मॉल होता है, एरर बहुत कम होती है, तो वहां कैलकुलस यूज में ले लेते हैं, तो कुछ क्या कहते हैं कि इसको एरर के तरीके से हैंडल कर लो। तो जो बच्चों देखो एरर है हमेशा इंक्रीज होती है, तो वहां पर जो माइनस भी आता है उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। लेकिन जब चेंज की बात करें, ये बोले फाइंड परसेंटेज चेंज इन y, तो जब चेंज की बात कर रहा है, एरर नहीं लिखी है, तो आपको ध्यान रखना माइनस को रखना है, माइनस को रखना है, उस माइनस को प्लस नहीं कर देना है। एरर के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि एरर हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन चेंज की बात करें तो फिर आप इस मर्जी से माइनस को प्लस नहीं कर दोगे, माइनस है तो माइनस रखोगे और प्लस है तो प्लस रखोगे। अब इसके साथ ही दो और ऐसे कि चार और इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं ऐसे कहूं चार और इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे देखो एक एग्जांपल है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास है वो 100 kg है, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 100 kg। अब तुम्हें बोला गया ये जो मास है इसको इंक्रीज कर दिया 20% से, तो इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, तो अगर तुम्हें ये बोला जाए इंक्रीज बाय 20%, मतलब मेरा मास जो था उसको 20 और बढ़ा दिया उसके ऊपर। मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा मास था कितना, 100 तो था ही, और इसका 20% और बढ़ा दिया, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20/100, 100 इंटू 20/100, यानी 100 का 20% 20। तो मैं कहूंगा अब मेरा जो मास है ये कितना हो गया, 100 प्लस 20, तो मेरा मास हो जाएगा 120 kg। यानी ऐसे लिखा हुआ है इंक्रीज बाय, तो उस क्वांटिटी के ऊपर उसको उतना परसेंट और बढ़ाया है, उतना और बढ़ाया है, इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस तरीके से है कि उसके ऊपर उसको उतना परसेंट और बढ़ाया है। दूसरा देखो इन्होंने बोला इंक्रीज टू, अगर ऐसे बोला ना इंक्रीज टू, इसका मतलब इस क्वांटिटी को जो 100 kg है उसको कितना परसेंट कर दिया, इसका 150% कर दिया, कितना कर दिया, इतना 150% कर दिया है। यानी कि अब आप बोलोगे इसका जो मास है ये हो कितना गया है,
ये इसने बोला इंक्रीज टू 150%, यानी इस मास को इसके 150% तक पहुंचा दिया है। तो आप कहोगे अब जो मास है ये है इसका 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2, यानी अब ये मास हो कितना गया है 150 केजी हो गया है। कितना हो गया है 150 केजी मास ये हो गया है। तो इंक्रीज टू बोले मतलब उतना कर दिया है, इंक्रीज बाई बोले मतलब उतने से बढ़ा दिया है, उतने से बढ़ा दिया है। सेम ऐसे देखो डिक्रीज बाई 50%, यानी 50% से डिक्रीज किया है। तो मैं बोलूंगा मेरे पास मास देखो कितना था 100, डिक्रीज किया तो मैं कहूंगा माइनस, कितना डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, अगर ये लिखूंगा तो 100 का 50% इसने डिक्रीज किया, तो 100 इंटू 50 बाई 100, तो मैंने कहा 50 डिक्रीज कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, तो मैं कहूंगा अब मेरे पास बचा है 50 केजी। कितना बचा है 50 केजी। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है डिक्रीज टू 60%, मतलब अब मास को कर ही 60% दिया, डिक्रीज टू आ जाए मतलब उतना कर दिया है, डिक्रीज टू। तो मैंने कहा मेरे पास जो मास था वो था 100, इसको 60% कर दिया, मतलब 60% कर दिया तो 60 बाई 100, तो मेरा मास अब कितना हो गया है 60 केजी हो गया है। कितना हो गया 60 केजी। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज में रहेगा इंक्रीज बाय मतलब इतने से बढ़ाया, इंक्रीज टू मतलब इतना कर दिया, डिक्रीज बाय इतने से कम किया, डिक्रीज टू इतना कर दिया है। तो इस तरीके की लैंग्वेज रहे तो बाई है टू है, इसके गेम को आपको क्वेश्चन में देखते हुए चलना है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड कि इसको क्वेश्चन में कैसे यूज में लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड by 300% then find percentage change in momentum। इन्होंने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी को कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया 300% से। तो देखो लार्ज चेंज है तो बेसिक तरीके से चलना है। कैसे तरीका, क्या तरीका रहेगा, तरीका रहेगा सबसे पहले आपके पास रिलेशन होना चाहिए जिन दोनों में बात कर रहा है। तो मैंने कहा कैलकुलेट करना है मोमेंटम के बारे में, दे रखा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो मैं रिलेशन लिखूंगा कि मेरा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में दे रखा है, मोमेंटम के बारे में लिखूंगा तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m k e, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, इसमें से जो चेंज हो रहा है ना उसमें रिलेट कर लो, बाकी सबको हटा देते हैं। तो मैंने कहा चेंज होने वाले को रिलेट करूंगा तो P प्रोपोर्शनल टू मेरा बना है काइनेटिक एनर्जी पे पावर 1/2, ये मेरा रिलेशन बना है। ठीक है, अब देखो जिसमें चेंज कर रहे हो उसको लिखते जाओ। काइनेटिक एनर्जी है, इसमें चेंज कर रहे हैं, मैंने कहा पहले इसकी वैल्यू मान ली मैंने E है, कितना है E है। अब देखो इसने बोला है कि इंक्रीज बाय 300%। अब बताओ ये इनिशियल वैल्यू है, इसने कहा कि इसकी वैल्यू को 300% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताओ हो कितना गई। तो मैंने कहा अब कितना हो गई है, ई तो मेरे पास थी, इंक्रीज किया कितना परसेंट 300%, तो E इंटू 300 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास बचा E प्लस 3E, मतलब ये हो कितना गया 4E। यानी मैंने कहा कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी थी कितना E, हो कितना गई है 4E। अब इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट लिखो क्योंकि बताना अपने को मोमेंटम के बारे में है। तो मैंने कहा जब काइनेटिक एनर्जी E थी तो मेरा मोमेंटम भी मान लो P था, कितना था P था, तो अब मेरी काइनेटिक एनर्जी 4E हो जाएगी, तो मेरे मोमेंटम पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए अब काम आएगा ये रिलेशन, क्या काम आएगा, ये रिलेशन काम आएगा। तो ये रिलेशन काम आएगा तो मैं कहूंगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 4 लगाता हूं या 4 टाइम्स करता हूं तो 4 पे क्या लगा हुआ है यहां पावर 1/2, यानी 4 का क्या होगा रूट होगा, और 4 का रूट होगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा, यानी ओवरऑल मेरा मल्टीप्लाई में कितना आएगा 2 आएगा। दोबारा सुन लो, पहले आप क्या करोगे जो चेंज है उसको लिख दोगे,
फिर इधर वाली जो वैल्यू हमने कहा मान लो पहले P है, तो अब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब चेंज तो इसमें देखना है अपने को। तो मैंने कहा पहले P थी, तो अब क्या इफेक्ट पड़ा है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हुई है। तो बताओ यहां पे 4 आया, 4 पे पावर 1/2 तो 2 बना, इसका मतलब मोमेंटम कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ। तो मैंने कहा पहले P था, P से इंक्रीज होके कितना हो गया 2P। अब मैंने कहा कि क्या बताना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ तरीका क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। बताओ फाइनल मोमेंटम कितना 2P माइनस इनिशियल कितना P अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये मैंने कहा यहां से इसको सोल्व करेंगे, 2P माइनस P से P कैंसिल आउट, यानी मोमेंटम में कितने परसेंट का चेंज आया, 100% का। कितने का चेंज आया, 100% का चेंज आया। तो ये मेरा बेसिक तरीका हुआ, ठीक है। अब इसको देखो थोड़ा सा तेजी से करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझो, आपको क्या करना है, बेसिक तरीका वही है। क्या करना है, आपको रिलेशन लिख देना सबसे पहले, P और काइनेटिक एनर्जी में बताना P के बारे में, तो P को इधर, काइनेटिक एनर्जी इधर, P प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी की पावर 1/2, ठीक है। मैंने लिखा कि इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी E है, काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट आया 300%। तो बताओ E का 300% कितना होता है, किसी क्वांटिटी का 100% वो खुद ही होता है। तो मैंने कहा E का 100% E होता है, 300% 3 हो गया, तो इसका मतलब मेरी क्वांटिटी E से 4 ही हो गई। E से कितना हो गई 4E। अब मैं उस कैलकुलेशन से बचने के लिए इस वाली कैलकुलेशन को देखो ऐसे भी कर सकता हूं। देखो मैं मान लेता हूं मेरा पहले मोमेंटम कितना है 100, पहले कितना मान लेता हूं 100। अब देखो जब काइनेटिक एनर्जी है 4 टाइम्स होगी, तो यहां से सीधा पता लग जाएगा कि जो 4 आया है इसके ऊपर रूट लगना है, रूट लगना तो कितना आएगा 2, और 2 आएगा, इसका मतलब मोमेंटम कितना टाइम्स होगा 2 टाइम्स होगा। तो मैं कहूंगा मेरा मोमेंटम 100 से कितना हो गया 200, और 100 पे क्वांटिटी जितना बढ़ती है वही क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है। यानी कि 100 से कितना बढ़ा है, ये 100 ही बढ़ गया। तो मैं कहूंगा मोमेंटम में कितना परसेंट का चेंज आया, 100% का चेंज आया। तो इस तरीके से भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको टैकल कर सकता हूं थोड़ा तेजी से। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन्होंने, इफ मोमेंटम, इन्होंने बोला है देखो, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 100%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस बार देखो मोमेंटम में परसेंटेज चेंज दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी में पूछा है। तो मैंने कहा मेरे पास तो सीधा सा तरीका है लार्ज वालों के लिए कि वैल्यू लिखो P²/2m। कितना है P²/2m, जिसमें बताना है और जिसको रिलेट करना उसको रख लो, बाकी सबको हटा दो। तो ये मेरा रिलेशन हो गया ये, ठीक है। अब देखो देख इसके बारे में रखा, मोमेंटम के बारे में उसको लिख लो। मोमेंटम पहले कितना है P, अब कितना परसेंट इंक्रीज किया 100, तो P और P कितना हो गया 2P, कितना हो गया 2P। अब मैंने कहा यहां तो मैंने मोमेंटम को रिलेट कर लिया, यहां मैं काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करूंगा, तो मैंने कहा इजी वे में ले जाना हो तो क्या कर दो, इसको इनिशियल को 100 मान लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कितना मान लो 100। तो जो मोमेंटम P था तो काइनेटिक एनर्जी 100। अब तो मोमेंटम 2P हुआ, तो इस बार मल्टीप्लाई में कितना आया 2 आया ना, 2 यहां रखोगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, और 2 का स्क्वायर बनेगा तो नंबर क्या बनेगा 4, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हुई 4 टाइम्स हुई थी, कितना 100 का 4 टाइम्स कितना हो गई 400 हो गई। अब बताओ 100 पे कितना बढ़ी है 300 बढ़ गई है, और 300 बढ़ गई है तो मैं सीधा बोल दूंगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 300%। तो इस तरीके से मैं इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकता हूं, सॉल्व कर सकता हूं। यह तरीका क्या था, अदरवाइज आप क्या करते, इसको E मानते, फिर आपको पता लगता कि 4 टाइम्स हुई तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते 4E, फिर क्या करते फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू
100, ये परसेंटेज चेंज आता तो इसको सोल्व करने पर आपके पास कितना बनता 300%। बस इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने 100 वाला तरीका यूज में ले लिया, जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत जल्दी से हो जाए। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पे इस क्वेश्चन की बात करोगे तो इस बार क्वेश्चंस के अंदर स्मॉल चेंजेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्मॉल चेंजेस की बात हो रही है। क्या बोला है कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, if momentum is increased by 2% then find percentage change in kinetic energy। यानी कि मोमेंटम को 2% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगी। तो इनमें तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखो। किसने पूछा है? काइनेटिक एनर्जी में पूछा है ना, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, ये लिखूंगा। अब बताओ, यहां पे मास तो कांस्टेंट है, सिंपल सा रिलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी का स्क्वायर, ये रिलेशन बना। रिलेशन हमने लिख लिया। अब देखो, मोमेंटम को 2% बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से बढ़ेगी? तो मेरा तरीका क्या था कि परसेंटेज चेंज इन दिस नंबर, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर आ जाएगी कहां पे? मल्टीप्लाई में, और क्या लिखूंगा? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये लिखूंगा। तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकता हूं कि 2 इंटू, इन्होंने बोला इंक्रीज किया है तो प्लस का 2 आएगा, तो हमने कहा यहां से ये आपके पास परसेंटेज चेंज मोमेंटम में कितना था 2%, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई है? 4% से इंक्रीज हो गई है। या देखो सीधा सा, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, पी को 2% बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4% से इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं। इसी तरीके से देखो, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है आपको कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 2% देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने कहा मोमेंटम में बताना है तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m के ई, यही फॉर्मूला था। तो मेरा रिलेशन यहां से क्या बना? देखो रिलेशन बना P प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी पे पावर कितना आई? 1/2 आई। तो देखो, अगर मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम P इज इक्वल टू पावर कितना है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई में आएगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो कितना हुआ 1/2। काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज दिया इन्होंने? 2% को डिक्रीज किया है, 2% डिक्रीज किया है। देखो इसको डिक्रीज करेंगे तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा, या ऐसे लिख देंगे डिक्रीज किया है तो साथ में क्या लगा सकते हो आप? -2 लगा सकते हो। तुमने कहा यहां से ही आ जाएगा -1%। तो माइनस ये बता रहा है कि इसको 2% से डिक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी को तो मोमेंटम कितने परसेंट से डिक्रीज होगा? 1% से। या डायरेक्ट सीधा भी बोल सकते हैं, देखो P प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ऑफ ट्वाइस ऑफ m के ही, मतलब P प्रोपोर्शनल टू आ गया काइनेटिक एनर्जी पे पावर 1/2, यानी मल्टीप्लाई किससे होगा? 1/2 से। उसको 2 रखोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा। इसको डिक्रीज किया तो वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से रिलेट किया है, समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।